नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 24 तारीख को है, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जो है आपका जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपकी आपकी महत्वपूर्ण जितनी भी थ्योरी है, वह मैं लेकर के आया हूँ। कुछ थ्योरी को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है और कुछ थ्योरी को मैंने आपको केवल बताया है कि किसने यह थ्योरी दी है। क्योंकि अगर मैंने आपका पेपर एनालिसिस किया तो वहाँ देखा मैंने आपकी कि इसमें आपका जो है पर्सनैलिटी से भी आपकी जो है प्रश्न पूछे गए हैं। आपका जो टैट होता है, कैट होता है, वह क्या होता है, ठीक है? अल्पोर्ट ने कौन-सी थ्योरी दी थी, फिर आपका जो आपका इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की थ्योरी है, उस पे भी अलग-अलग प्रकार का पूछा गया आपको, ठीक है? तो इस वीडियो में यह सब कवर हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कल से मैं लगा हूँ आपके लिए कंटेंट ढूँढने पे। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और 1 के तक पहुँचाने में मदद करें। जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज़, अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें आप। चलिए, आज का सबसे पहला थ्योरी देखते हैं आपका जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी जीन पियाजे ने सबसे पहले यही प्रश्न आपका है कि जीन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो जीन पियाजे ने क्या दी थी? संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी, ठीक है। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? उन्होंने क्या है, 4 स्टेज आपके संज्ञानात्मक विकास के बताए हैं। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी आपकी अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम, जो कि कब से होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की यह अवस्था रहती है। इसे हम बोलते हैं आपका सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है और इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। अगला आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष तक। कितने? 2 से 7 वर्ष तक, और इसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, जो कि जिसे हम बोलते हैं आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 18 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, मैं इसको आपको इंग्लिश में बताता हूँ। इसका इंग्लिश में कैसे हम याद रखे हैं? SPCF, ठीक है, SPCF, ठीक है। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। S से आपका हो जाएगा सेंसरी मोटर, P से हो जाएगा आपका प्री ऑपरेशनल, C से हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और F से हो जाएगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। जो आपका ये है संवेदी गामक अवस्था है, ये आपका P से यानी पूर्व है, ठीक है। C से यानी आपका मूर्त है और ये क्या है? अमूर्त है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न आपका इनसे इतना। आपका पेपर अगर मैंने देखा आपका जो आपका 2019, 20, 21, 22 आपके ये पेपर देखे, मैंने एनालिसिस किया, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इससे अंदर से प्रश्न पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवेदी गामक अवस्था क्या होती है। तो मैंने आपको बताया यह क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की यह अवस्था है। तो इसमें क्या क्या होता है, हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, ठीक है, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है। यानी अब वह क्या है, यानी स्पर्श करके, यानी अगर वो जीभ से क्या है कुछ खा रहा है तो उसका स्वाद उसको क्या है महसूस होता है, ग्रहण होता है, ठीक है। यानी वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, ठीक है। और जब वह वस्तुओं को क्या है खाता है तो उसका स्वाद के माध्यम से वह क्या है समझ जाता है यह कौन सी वस्तु है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, यानी सेंस ऑर्गन, इसीलिए इसको क्या कहा गया है आपका, इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। यानी बच्चा जो है अपनी सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या करता है, ज्ञान को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, क्योंकि सेंसरी मतलब सेंसेस से, अपनी इंद्रियों के द्वारा। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान निर्मित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व का भाव। बच्चा अगर किसी वस्तु को देखता है तो उसके दिमाग में वह वस्तु क्या है, छप जाती है। इसी को क्या कहा जीन पियाजे ने, वस्तु स्थायित्व। अभी बच्चा कितना है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का बच्चा अभी, ठीक है। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट आपका मैंने यहाँ पे डाला आपका विशेषताएं क्या क्या है इसमें। ये आपको पता होनी चाहिए कि किस अवस्था की कौन सी विशेषता है, ठीक है। सबसे पहला है अनुकरण करता है बच्चा, यानी अनुकरण यानी किसी की नकल करता है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। वस्तु स्थायित्व मैंने आपको बताया, मानसिक चित्रण करने लग जाता है, हाथ व आंखों से ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और खिलौने के तोड़ना। इस प्रकार की जो आपकी अवस्था पूछी जाएगी, यह आपकी संवेदीगामक अवस्था की विशेषताएं हैं, ठीक है।
चलिए अगला है आपका पूर्व संक्रामक अवस्था यानी 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, जो आपकी दूसरी अवस्था होती है इसको क्या है, खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान बच्चों की भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अवस्था में जो है बच्चों का जो है भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है, तो वह कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, भाषा का विकास होना है, ठीक है। अगला देखता है आपका, इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, जिसे हम जीववाद यानी एनिमिज्म कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं एनिमिज्म और हिंदी में बोलते हैं जीववाद, ठीक है। यानी ये एक ऐसी अवस्था होती है, सपोज आपका एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, सपोज बच्चा जो है वह गिर गया, ठीक है, तो क्या है वह रोने लग जाता है, लेकिन उसके माता पिता क्या है ज़मीन को मारते हैं, आपने देखा होगा ज़मीन को मारते हैं, तो बच्चा क्या है रोना बंद कर देता है, उसे लगता है कि ज़मीन को भी क्या है दर्द हो रहा है, ठीक है, कि ज़मीन ने अगर मुझे गिराया है तो मेरे माता पिता क्या है ज़मीन को क्या है मार रहे हैं, तो इससे वो खुश हो जाता है। तो उसमें क्या है वह नहीं समझ पाता है कि यह निर्जीव कौन सी है और सजीव कौन सी है, ठीक है। तो उसमें अभी ये भाव रहता है क्या, एनिमिज्म का, ठीक है। बच्चे इस अवस्था में अनुकरण करने लगते हैं और उनमें हम अहम सोच यानी ईगो सेंट्रिक सोच निर्मित हो जाती है। अहम सोच क्या होती है, यानी बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी अवस्था है, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट भाग यह है कि बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है, वह बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, वह दूसरे के पक्ष को नहीं समझता है इस अवस्था में, जो आपकी दूसरी अवस्था है। अगला आपका विशेषताएं, इस अवस्था की और विशेषताएं क्या है, केंद्रीयता यानी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, सपोज आपने ये बर्तन लिया और एक ये बर्तन लिया, इसमें बराबर पानी, आपने इसको इसमें खाली कर दिया, तो बच्चा जो है वह बता नहीं पाता है, कि वह सोचता है कि क्या है इसमें क्या है कम पानी आया है और इसमें ज़्यादा पानी है, उसमें अभी कंजर्वेशन नहीं आया, यानी सेंट्रेशन बोलते हैं इसमें इंग्लिश में, सेंट्रेशन, ठीक है। केंद्रीयता। अगला है आपका जीवाद विचारों की अनुकरणीयता या फिर प्रतीकात्मक खेल, इस अवस्था की आपकी क्या है पहचान है, ठीक है। अगला देखता है आपका, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एक आपको यहाँ पे आप गलत मत करिएगा, जो केंद्रीयता होती है वह इस अवस्था में नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद वाली अवस्था जो होती है वहाँ पे आती है, ठीक है, सेंट्रेशन जिसे हम बोलते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है आपका। अगला आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था से बालक क्या है चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, ठीक है, सही अनुपात का अंतर यहाँ पे हो जाएगा लगाकर बाहर कम आदि को समझने लगता है, ठीक है, यानी भार आदि, ये भार हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, समझने लगता है। और मूर्त चिंतन बच्चों में विकसित हो जाता है। मूर्त चिंतन क्या होता है, यानी वह चीज़ों को छू करके क्या है बता सकता है, यानी बच्चा चीज़ों को छू करके, इस अवस्था का नाम ही क्या है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी बच्चा जो है वह मूर्त चीज़ों को लेकर के चिंतन करना शुरू कर देता है। इसका क्या है आपका संरक्षण है, ठीक है, यानी बच्चे में संरक्षण अवस्था आती है। पलटावे यानी अगर हम किसी चीज़ को पलट देते हैं तो वह भी बच्चा समझ जाता है, चिंतन करता है। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करता है कि एक चीज़ दूसरे से किस प्रकार बड़ी हो गई। गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान हो जाता है, यानी गणित की जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता है। क्रमबद्धता बता देता है कि यह कौन सा बड़ा है, यह कौन सा बड़ा है, ये बता देता है। और उसमें क्या है मूर्त चिंतन का भाव आ जाता है, ठीक है। ये आपकी इस अवस्था की विशेषता हो गई, आपकी तीसरी अवस्था। अब लास्ट में आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 18 वर्ष। इस समय बच्चा जो होता है वह क्या करता है अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है काल्पनिक चिंतन करता है, परिपक्वता आ जाती है बच्चे, निगमनात्मक तर्क, ये इस अवस्था लास्ट अवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट है। निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है, अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है, कथनों या संक्रियाओं पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ये इस चौथी अवस्था की क्या हो गई विशेषताएं हो गई, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी लेब वाइगोस्की की थ्योरी। तो लेब वाइगोस्की की थ्योरी किस पे बल देती है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पे, SCL इसे हम बोलते हैं, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशल सोसाइटी पे, कल्चर पे और एक भाषा पे भी बल देता है। कौन? लेब वाइगोस्की। सोसाइटी पे, समाज पे, संस्कृति पे और भाषा पे बल देता है आपका लेब वाइगोस्की, इसीलिए इसको क्या कहा गया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की थ्योरी। बच्चों के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहीं पर भी समाज और संस्कृति आ जाएगी, वह कौन हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेब वाइगोस्की।
अब आपसे एक यहाँ पे मैंने डाला है कि वाइगॉस्की के सिद्धांत के अन्य नाम, यानी कभी कभी अगर प्रश्न घुमा दिया जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि वाइगॉस्की के जो सिद्धांत है उसका अन्य नाम क्या क्या है। तो इसे हम बोलते हैं भाषा का सिद्धांत भी इसका अन्य नाम है, सामाजिक रचनावाद भी इसे बोलते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोलते हैं, अधिगम का सिद्धांत भी बोलते हैं, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ये अधिगम नहीं होगा यहाँ पे, लर्निंग थ्योरी तो आपका नहीं है, सॉरी ये गलत होगा यहाँ पे। भाषा का सिद्धांत बोल सकते हैं इसे हम, समाज जहाँ पे भी आ जाएगा ये समाज है। ठीक है, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD का सिद्धांत, आगे देखेंगे हम ZPD क्या होता है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है इसे, इस प्रकार से अगर आपका पूछा जाएगा ये भी, तो ये सब क्या होते हैं आपके लेव वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब आपका, बच्चों की भाषा का और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होती है और 2 वर्ष के बाद भाषा और विचार एक होने लगती है। यह किसका कथन है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा और विचार के बारे में आपके जो है संज्ञानवादियों का क्या विचार है उनका, ठीक है, क्या कहते हैं, तो ये आपका कहते हैं लेव वाइगोस्की। ये किसका कथन है? लेव वाइगोस्की का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा कि बच्चे में जो होता है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बच्चा जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग-अलग चलती है, और फिर जब बच्चा 2 वर्ष के बाद जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसके बाद भाषा और विचार क्या होती है, एक होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? सबसे पहले भाषा और विचार दोनों अलग-अलग होते हैं और फिर 2 वर्ष के बाद दोनों मिल जाते हैं। ये किसका कथन है? ये आपका वाइगोस्की का कथन है। लेकिन एक आपका और पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार क्या है? जीन पियाजे ने कहा था कि पहले बच्चा क्या है, विचार आता है तब वह भाषा सीखता है। ये आपका महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपको और पूछा भी गया आपका। ठीक है, कि भाषा और विचार के बारे में लेव वाइगोस्की का क्या कहना है और जीन पियाजे का कहना है। लेव वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा अलग चलेगी, विचार अलग चलेगा, लेकिन 2 साल के बाद भाषा और विचार क्या होते, एक साथ चलेंगी। ये किसने कहा? आपका जो लेव वाइगोस्की ने कहा। लेकिन पियाजे ने कहा कि बच्चा पहले विचार आता है उसके मन में, तब वह भाषा सीखता है। ठीक है, होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अगला देता है आपका, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जीन पियाजे और वाइगोस्की में क्या डिफरेंस आपका पूछा जाएगा। तो जीन पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वह उसकी उम्र के अनुसार होता है, लेकिन वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे का जो विकास है वह समाज के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वाइगोस्की से रिलेटेड कुछ आपके महत्वपूर्ण आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। सहारा, पाड़, ढांचा, इसे हम बोलते हैं स्कार्फ फोल्डिंग इंग्लिश में। ठीक है, यानी बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग पाड़ कहलाया जाता है। ठीक है, ये आपका वाइगोस्की की थ्योरी चल रही है आपके अभी। तो जो हम बच्चे को हेल्प करते हैं, यानी टेम्पररी हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? पाड़ बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD, जो मैंने आपको बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है आपका कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी, ये आपका हो जाएगा किसी वयस्क हो जाएगा, सॉरी वयस्क यानी बड़ों, वयस्क व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है, यानी पाड़ कहलाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को समयबस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को कि बच्चा यहाँ पे है, इस अवस्था में है और हमने मदद करी, बच्चे को पाड़ दी और बच्चा क्या है, एक चरण ऊपर पहुँच गया, तो ये पूरा जो स्टेज होता है इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वाइगोस्की की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब आता है आपका तीसरे जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है आपका कोहलबर्ग की थ्योरी। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो कोहलबर्ग ने दी थी नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय कोहलबर्ग। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या फिर अर्जित किया जाता है। ठीक है, जो कोहलबर्ग थे उन्होंने क्या बोला था, जो आपका नैतिक जो व्यवहार है वह जन्मजात नहीं होता है बच्चे में, बल्कि वह समाज से सीखता है। ठीक है, यानी इन्होंने भी समाज को महत्व दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 अवस्था यानी 3 उन्होंने स्टेज बताई है और इनके 6 चरण या फिर लेवल बताए हैं। ठीक है,
कितनी आपकी 3 अवस्थाएँ बताई हैं, 3 अवस्था हैं, उसके बाद हर सपोज़ ये 3 अवस्था हैं, 1, 2, 3 अवस्था हैं, फिर इनके क्या हैं 2-2 भाग हैं, ठीक है? इनके क्या हैं 2-2 भाग हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा फिर, ठीक है? अब आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है आपका? मैंने बोला आपको 3 क्या है इसमें स्टेज हैं आपके, ठीक है? पहली क्या है परंपरागत अवस्था यानी 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। फिर आता है परंपरागत अवस्था यानी 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत अवस्था यानी 13 से अधिक वर्ष, ठीक है? ये आपको इसका जो है क्रम भी याद रखना है, ठीक है? सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है? तो इसकी उम्र भी आपको ध्यान में रखनी है 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष और 13 वर्ष से अधिक, ठीक है? अब हम इनके बारे में देखेंगे कि इनके अंदर कितनी स्टेजें आती हैं। सबसे पहला आता है पूर्व परंपरागत अवस्था, ठीक है? इस अवस्था में क्या होता है इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था के 2 भाग होते हैं। आपका सबसे पहला क्या होता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्या होता है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, जिसे हम बोलते हैं आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है? यानी सजा या आज्ञा, ठीक है? यानी बच्चा किस अवस्था में क्या करता है, वह सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। क्या बोला मैंने, वह सजा से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ठीक है? अगला है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास यानी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस स्टेज इसे हम कहते हैं, यानी लेन देन लालच। इसमें इस स्टेज को एक और नाम दिया जाता है टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा अवस्था। बच्चा इसमें क्या करता है कि अगर मैंने सपोज बच्चा बोलता है कि मैंने तुम्हें कल अपना टिफ़िन खिलाया था तो आज तुम अपना टिफ़िन मुझे खिलाओगे, ठीक है? इस प्रकार से जैसे को तैसा है यानी लेन देन लालच की अवस्था इस अवस्था में बच्चे में आ जाती है। अगला आपका परंपरागत अवस्था जो कि 10 से 13 वर्ष की है। इसके भी आपके 2 स्तर में विभाजित है। 2 स्तर कौन-कौन से हैं आपके? अच्छा लड़का, अच्छा लड़की यानी गुड बॉय, गुड गर्ल। बच्चा जो है दूसरे को दिखाने के लिए क्या है अच्छा लड़का बनता है या फिर अच्छा लड़की बनती है दूसरे को दिखाने के लिए, यानी दूसरे के सामने अच्छा बनना, ठीक है? अगला है आपका चौथा है आपका कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था यानी बच्चा जो है समाज में रहता है तो वह क्या है उसके प्रति उसके जो सम्मान करता है, समाज के प्रति सम्मान करता है इस अवस्था में। अगला है 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था जो है उत्तर परंपरागत अवस्था। ये लास्ट अवस्था है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला यानी आपकी 5वीं हो जाएगा आपका और ये 6वीं स्टेज हो जाएगी, ठीक है? ये होती है आपकी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसे हम कहेंगे। व्यक्तिगत अधिकार अच्छा बुरा परिणाम पर निर्भर करता है, ठीक है? सामाजिक अनुबंधन विन्यास में क्या होता है कि अगर बच्चा जो है यहाँ क्या है समाज के नियमों को फॉलो करता है, ठीक है? यानी समाज के नियमों को नहीं तोड़ता है, ठीक है? अब जो आपका लास्ट अवस्था होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है सामाजिक कल्याण की भावना खुद का निर्णय लेती है। यानी अगर किसी का भला हो रहा है तो नियम हम तोड़ सकते हैं। इसमें क्या था कि समाज का भला करना है, लेकिन लास्ट वाली में क्या है कि अगर समाज में कुछ गलतियाँ हो रही है तो हम क्या है उन नियमों को तोड़ सकते हैं। सपोज इसका एग्जाम्पल क्या है, एक ट्रैफिक लाइट है, ठीक है? तो ट्रैफिक लाइट है और आपका रेड रेड लग रखा है यानी आपको नहीं जाना है, लाल है आपको नहीं जाना है, लेकिन आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए आप क्या है अगर उन नियम को तोड़ोगे, आपने नियम को तोड़ा यानी किसी की जान बचाने के लिए आपने नियम को तोड़ा, तो वह भावना जो आ जाएगी वह किस में आ जाएगी आपकी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में आ जाएगी। यानी जो आपका समाज की सेवा करने के लिए आप नियमों को तोड़ सकते हैं, ये इस अवस्था में पूछा होता है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में, ठीक है? और जो आपका सामाजिक अनुबंधन विन्यास है यानी इसमें समाज के नियमों को आपको जो है फॉलो करना पड़ता है। अगला दिखता है आपका, फिर मैंने आपको यहाँ पे डाला आपका कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसे हम कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है, ये माना जाता है आपका जॉन डीवी को। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि आपके यूटेड में ऐसे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं कि ये इसका जनक कौन है, इसका जनक कौन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो हैं वह कौन है, आपके जॉन डीवी हैं। यानी फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज जॉन डीवी, ठीक है? अगला दिखता है आपका 1894 में जॉन डीवी, ये डीवी हो जाएगा यहाँ पे, जॉन डीवी ने
शिकागो में लैब स्कूल की स्थापना की और करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग के अपने सिद्धांत को बढ़ावा दिया। यानी उन्होंने एक लैब स्कूल खोली, शिकागो में एक लैब स्कूल खोली और उन्होंने क्या बोला कि बच्चा जो है कब सीखेगा, यानी लर्निंग बाय डूइंग, जब बच्चा खुद करेगा तो तब वह सीखेगा। ठीक है। शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव किया, यानी टीचर सेंटर्ड नहीं होना है हमको, हमको क्या होना है, स्टूडेंट सेंटर यानी चाइल्ड सेंटर की ओर जाना है। ठीक है। अगला है आपका किंडरगार्टन स्कूल, ये डी हो जाएगा। ठीक है। आपने सुना होगा किंडरगार्टन स्कूल, जब बच्चे छोटे रहते हैं। तो यह जो है किसने दिया था, इसका सिद्धांत किसने दिया था? फ्रॉबेल ने जर्मनी में किंडरगार्टन की स्थापना की, एक ऐसा संस्थान जहां छोटे बच्चे बढ़ सकें और खिल सकें। ठीक है। फ्रॉबेल ने क्या दिया था? किंडरगार्टन स्कूल मेथड दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है आपका। उन्होंने खेल को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा, इसके द्वारा बच्चे अपने आंतरिक प्रकृति को बाहर निकाल सकते हैं। यानी उन्होंने बच्चों की तुलना किससे करी? जो आपके जो गार्डन होता है उनमें जो फूल होते हैं, उन्होंने क्या करा, बच्चे क्या है कि नन्हे फूल हैं। ठीक है। हम उसको जिस प्रकार से रखेंगे उसी प्रकार से उसमें क्या है, फूल जो है आएगा। ठीक है। अगला जो है यहाँ पे है, फ्रॉबेल ने एक और मेथड दिया था आपका, प्लेवे मेथड किसके द्वारा दिया गया है? फ्रॉबेल के द्वारा प्लेवे मेथड दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डीबी का है और प्लेवे मेथड और किंडरगार्टन किसका है? आपका फ्रॉबेल का है। ठीक है। अब देखते हैं हम आपका इंटेलिजेंस थ्योरी। अब आपका आता है इंटेलिजेंस थ्योरी। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो होता है, मानव बुद्धि का आकलन करने के लिए तैयार किया गया एक, यहाँ पे हो जाएगा मानकीकृत हो जाएगा, सॉरी मानकीकृत हो जाएगा, ये आप सही करेगा, मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त कुल अंक है। ठीक है। देखते हम इसके बारे में आगे। इस शब्द का संक्षिप्त नाम मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा गढ़ा गया तथा इसका सूत्र टर्मन द्वारा संशोधित किया गया। ठीक है। यानी जो है आईक्यू शब्द सबसे पहले किसने दिया? आपका आईक्यू शब्द दिया आपका विलियम स्टर्न ने, स्टर्न हो जाएगा। किसने दिया? आईक्यू शब्द सबसे पहले दिया विलियम स्टर्न ने, लेकिन इसका जो सूत्र, इसका फॉर्मूला किसने दिया? टर्मन ने दिया, TERMAN, टर्मन ने दिया। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो शब्द सबसे पहले दिया वह दिया आपका विलियम स्टर्न ने और जो इसका सूत्र है वह दिया आपका टर्मन ने। ठीक है। अब आपका बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है। यानी IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, इससे आप बुद्धि लब्धि निकालोगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आपका। आगे हम बुद्धि के जितने आपके थ्योरी हैं वो सब मैंने आपको डाली है इसमें। ठीक है। कुछ कुछ थ्योरी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और कुछ थ्योरी जो है आपको केवल, क्योंकि ये बहुत लंबी थ्योरियाँ हैं, इनके लिए बहुत टाइम लगेगा, इतना डीप नहीं जाएगा। आपको केवल यह पूछेगा कि यह थ्योरी किसकी है, ये आपको ध्यान में रखना है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है। चलिए, बुद्धि की कुछ थ्योरी यहाँ पे है। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने बताया कि बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। यानी एल्फ्रेड बिने, एल्फ्रेड बिने, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे। एल्फ्रेड बिने ने क्या है, जो है एक बुद्धि का एक प्रकार का कारक बताया था कि बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। विनय के द्वारा दी गई बुद्धि को हम सामान्य बुद्धि के नाम से जानते हैं। यानी उन्होंने जी फैक्टर बोलते हैं, वैसे हम जी फैक्टर दिया था केवल, यानी जनरल फैक्टर बुद्धि का होता है, एक ही फैक्टर पे बुद्धि निर्भर करती है, वो है सामान्य फैक्टर यानी जनरल फैक्टर। ठीक है। ये हो गया आपका एल्फ्रेड बिने की थ्योरी। ज़्यादा डीप नहीं जाना है और इतना ही पूछा जाता है आपका। अगला है आपका द्विकारक सिद्धांत या फिर दो कारक सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? वह दिया था आपका चार्ल्स स्पेरमैन ने। किसने दिया था? चार्ल्स स्पेरमैन के द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था, जिन्होंने बताया कि बुद्धि क्या होती है, दो प्रकार की हमारे पास बुद्धि होती है। कौन कौन सी बुद्धि होती है? सामान्य बुद्धि जो मैंने आपको बोला जी, और एक होता है विशिष्ट बुद्धि यानी स्पेसिफिक बुद्धि भी होती है। ठीक है।
अब इसका भी डिटेल है कि जनरल बुद्धि क्या होती है, विशिष्ट बुद्धि क्या होती है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल ये याद रखना है कि चार्ल्स स्पेयरमैन ने दो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है और सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि होती है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको डाला है यहाँ पे जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था आपका, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि है, सॉरी, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार बुद्धि के होते हैं। तो वह कौन कौन से हैं वो मैंने आपको लिखे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसके आपकी 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बुद्धि होती है आपकी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि यानी जिसे हम बोलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। ये स्थानिक बुद्धि किस में होती है आपकी, जैसे आपके आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, जो आपके ठेकेदार वगैरह होता है, उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। सपोज ये कमरा है, इसको हमने बांट दिया, तो इस प्रकार की बुद्धि होती है कि कहाँ पे कितना आएगा, कहाँ पे कौन सा कमरा आएगा। इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसे हम बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। अगला होता है आपका भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि किसमें होता है आपका, साहित्यकार, आपके कवि, उनमें आपकी भाषाई बुद्धि पाई जाती है। अगला आपका तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है। ये आपके जो गणितज्ञ होते हैं उनमें आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। अगला है आपका संगीतमय बुद्धि। ये आपका संगीतमय बुद्धि हो जाएगा यहाँ पे। संगीतमय बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो आपका संगीतकार होते हैं, ठीक है, उनमें आपकी यह बुद्धि पाई जाती है। अगला है आपका शारीरिक गतिज बुद्धि यानी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो आपके जो है, जैसे आपके फौजी हो गए, आपके पायलट हो गए, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, काइनेस्थेटिक। ठीक है, यानी शारीरिक बुद्धि उनकी अच्छी है। ठीक है। अगला है आपका प्राकृतिक बुद्धि, यानी जो आपके प्रकृतिवादी होते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें होती है। ठीक है। और अगले लास्ट आपके होते हैं इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, यानी अंतः व्यक्तित्व बुद्धि और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। अंतः व्यक्तित्व यानी इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी खुद के, अगर कोई अपने खुद के भावों को समझ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इंट्रापर्सनल बोलते हैं, यानी अंतः व्यक्तित्व बुद्धि बोलते हैं। जब हम अपने खुद के मन के अंदर, जैसे हम अपने आप खुद के मन मन के अंदर जाते हैं कि हमें क्या बुरा लग रहा है, क्या हमारे लिए भला है, तो उस प्रकार की बुद्धि को हम अंतः व्यक्तित्व बुद्धि बोलते हैं। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि क्या होती है, इंटर। इंटर आपने सुना होगा, इंटर स्कूल कंपटीशन, यानी इंटर स्कूल क्या होता है, एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन। तो जब क्या होता है आपका, जब एक इंसान दूसरे इंसान के मन में क्या चल रहा है उसका पता लगाता है, तो उस बुद्धि को कहा जाता है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। और यह बुद्धि किस में पाई जाती है, जैसे आपके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिल्कुल ये आपका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। ठीक है। तो ये आपका हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी मैंने आपको करा दी। चलिए अब अगला देखते हैं आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय आपका लुइस थ्रस्टन। लुइस थ्रस्टन लुइस थ्रस्टन ने आपका जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था कि बुद्धि जो होती है 7 प्रकार की प्राथमिक बुद्धि बताई थी इन्होंने, और वो कौन सी है आपकी, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहला 7 प्रकार की बुद्धि में इन्होंने बताया कि सबसे पहले है मौखिक समझ, फिर होता है तर्क, तब आता है आपका अवधारणात्मक गति, फिर आता है संख्यात्मक क्षमता, फिर आता है शब्द प्रवाह, फिर आता है सहचार्य स्मृति, फिर आता है आपका स्थानिक बुद्धि, जो मैंने आपको पढ़ा है ये पूरा वही है आपका। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी बुद्धि दी थी आपकी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यानी समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था आपका, यह दिया था आपका जो है लुइस थ्रस्टन ने दिया था। ठीक है, लुइस थ्रस्टन ने। चलिए अब आगे देखते हैं आपका बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, यानी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था आपका, यह दिया था आपका स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने क्या बोला था कि बुद्धि क्या होती है, 3 प्रकार की बुद्धि पे आपका डिपेंड होता है। क्या क्या दिया था इन्होंने, PCA से आप इसे याद रख सकते हो, PCA, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल, यानी व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिसिस किसने दिया था आपका, स्टर्नबर्ग ने दिया था। कौन सी बुद्धि आपकी, ट्रायर्किक बुद्धि, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आपके। ठीक है। अगला है आपका
अगर और डीप जाएगा तो मैंने आपको और आपकी इंटेलिजेंस थ्योरी होती हैं, ठीक है। केवल डिटेल में नहीं जाना आपको, केवल पता होना चाहिए किसने कौन सी थ्योरी दी है, क्योंकि आपके अब एमसीक्यू जो बनने लगे हैं वो क्या आपके मैच द फॉलोइंग बनने लगे हैं। आपको एक से ज़्यादा आपको आंसर आने चाहिए, ठीक है। अगर मैच द फॉलोइंग पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए किसने कौन सी बुद्धि दी है। अगर 2-3 आपको पता हो गए तो आप आसानी से आंसर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रिस्टल और द्रव्य बुद्धि यानी ठोस और क्रिस्टल या फिर ठोस बोल सकते हैं, ठोस और द्रव्य बुद्धि भी इसे हम बोलते हैं, और इंग्लिश में होता है क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये दिया था आपका रेमंड बी कैटल ने, RB कैटल, इसे आप याद रख सकते हो। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको साथ ही साथ ये भी याद हो, ठीक है। इंग्लिश में भी अगर पूछा जाएगा तो RB कैटल हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस आपका किसने दिया था? RB कैटल ने दिया था। अगला है बुद्धि का 3D मॉडल, यानी 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था? आपका JP गिलफोर्ड। GUILFORD किसने दिया था? 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस JP गिलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। इसके अंदर आपके बहुत थ्योरी हैं, ठीक है, उसमें नहीं जाना आपको, केवल याद रखना है बुद्धि का 3D मॉडल किसने दिया? आपका JP गिलफोर्ड ने दिया। अगला देखता है आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक अलग है, बहुबुद्धि अलग है। आप कंफ्यूज मत होना, आप पहले भी देख लेना कि बहुबुद्धि क्या होती है, ग्रुप फैक्टर क्या होती है, ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। इनमें एग्जाम में काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सी बुद्धि किसने दी है, क्योंकि सब एक प्रकार की बुद्धि है, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब आते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वह, उसे हम कहते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। वह किसने दी थी? आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक ने दी थी। किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी आपकी जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत किसका? बुद्धि का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये क्लास? आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस PDF को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कल से मैं आपके लिए कंटेंट ढूंढ रहा था कि क्या आपको बेहतर कंटेंट दूं ताकि आपका पेपर में आपको आसानी हो, क्योंकि आपका पेपर जो है उसका एक लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको जो है थोड़ा डीप तो पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सीटेट में अगर आपका सीटेट रहता था उसमें केवल जो है 3 प्रकार का आपका जो है पूछा जाता था। एक आपका जीन प्याजे, एक आपका लेव-वाइगॉस्की, एक आपका कोहलबर्ग, ठीक है। और बुद्धि का केवल थॉर्नडाइक पे पूछा जाता है। लेकिन मैंने जब आपका पेपर देखा तो उसमें आपका बहुत डीप भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेहनत पसंद आती है, ठीक है। अगली जो थ्योरी आती है आपकी, वो है आपकी लर्निंग की थ्योरी, यानी अधिगम थ्योरी। अधिगम थ्योरी में मैंने आपको केवल यह डाला है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, क्योंकि आपको डीप नहीं जाना। इसमें अलग अलग कहानियाँ हैं, इन्होंने सब ने जो है जानवरों पे आपका जो है परीक्षण किया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? इवन पावलोव ने दिया है। पावलोव ने दिया आपका क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? आपका इवन पावलोव ने दिया है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज SR थ्योरी, यानी स्टिमुलस स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। SR थ्योरी आपके पेपर में भी पूछा था ये कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? यह दिया था इवन पावलोव ने। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने करा था एक कुत्ता जो है, एक कुत्ता को इन्होंने क्या करा था, एक कुत्ते को जो है पिंजरे में कैद किया, और फिर क्या है उस एक घंटी बजाई, ठीक है। घंटी बजाई और फिर क्या है, कुत्ते ने जैसे ही घंटी भी बजाई और उसको खाना भी दिया पहले दिन, तो उसने क्या करा, उसने लार टपकानी शुरू कर दी जब उसने खाने को देखा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे वो ऐसे करते रहे। फिर 10-15 दिन बाद उन्होंने क्या है, केवल घंटी बजाई, तो उन्होंने क्या देखा कि जो है कुत्ता जो है उसकी लार फिर भी टपक रही है। जैसे घंटी बजाई तो उसकी लार टपक रही है, भले वहाँ खाना ना हो। तो इसी के लिए उन्होंने क्या कहा कि स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा जो आपका घंटी है इसमें, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, जो कुत्ते की लार है वह होता है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत लंबी थ्योरी है, इतना डीप में नहीं जाना आपको, ठीक है। ये आपको बता दिया किस पे अगर पूछा जाएगा तो इसका पूछा जाएगा कि इसने इन्होंने जो है किस पे आपका जो है एक्सपेरिमेंट किया था, तो वह क्या था आपका कुत्ते पे, ठीक है। चलिए अगला देखता हूँ का अगला जो है आपका अगली थ्योरी जो है वह है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था आपका BF स्किनर ने। कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी आपका BF स्किनर ने। इसे हम बोलते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट
कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे हम बोलते हैं, और RS कंडीशनिंग थ्योरी। RS मतलब पहले रेस्पॉन्स मिलेगा और फिर आपका स्टिमुलस देंगे, ठीक है। ये आपको इसमें इन्होंने भी वही किया था लेकिन थोड़ा अलग था। ये आपको इन्होंने जो है किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किस पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, बस इतना ही ध्यान रखना है, और किसने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है। चलिए आगे देखता है आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यह दिया था आपका EL थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था आपका EL थॉर्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था EL थॉर्नडाइक। इनका पूरा नाम क्या है, EL थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या है आपके 3 नियम बताए थे। सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट, फिर आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, फिर आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। यानी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये 3 नियम आपके जो है किसने दिए थे, EL थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बिल्ली पर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका अगला, आपका फील्ड थ्योरी किसने दी थी। इसका आपका प्रश्न मैंने देखा आपका लगभग 2019 या 2020 में पूछा गया था कि फील्ड थ्योरी किसने दी थी। तो फील्ड थ्योरी किसने दी थी आपकी, कर्ट लुईन ने जो है वह आपकी क्या है, फील्ड थ्योरी दी थी। अगला देखता है आपका सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था आपका, एल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था आपका, एल्बर्ट बंडूरा ने। कौन सी दी थी आपकी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या बोला था कि बच्चा जो है बहुत समाज में रह करके, समाज में सीख करके, इसका बता देता हूँ आपको, इसमें क्या होता है। इन्होंने बताया मॉडलिंग शब्द एक प्रयोग किया इन्होंने। जैसा आप मॉडल को देखते हो, तो आप जैसा मॉडल को देखते हो, आपका जो रोल मॉडल होगा, जैसे हीरो हो गया, तो उसकी आप नकल करते हो, उसका आप हेयर स्टाइल रखते हो। तो इसी प्रकार से जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो था आपका बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट करा था। बच्चे को एक डॉल दे दी और उस जिस प्रकार से वह डॉल कार्य कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बच्चा भी उसी प्रकार से वही कर रहा था, यानी मॉडलिंग कर रहा है, यानी उनकी नकल कर रहा था। तो इसी थ्योरी को उन्होंने कहा सोशल लर्निंग थ्योरी। इनकी बहुत आपकी लंबी थ्योरी है, लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। और उन्होंने क्या है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल, BOBO, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। चलिए अब अगला देखते हैं आपका सिगमंड फ्राइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी, यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अगली थ्योरी किसकी है आपकी, सिगमंड फ्राइड की है थ्योरी। इस पे भी आपका प्रश्न पूछा गया है। जो है फ्राइड पे, सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था आपका, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, ठीक है, मनोलैंगिक विकास की थ्योरी। इसके पे आपके 5 चरण हैं, वो मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि उससे आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल, ठीक है, उस पे आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। लेकिन ये इसने 3 चरण बताए थे। इसके क्या होता है, इद, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इदम, अहम और परम अहम, ठीक है। अब इसका भी आपका डिटेल में है कि इद क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, ठीक है। इद जो होता है वह क्या होता है, हमसे बुरे काम करवाता है, ठीक है। ईगो बोलता है कि नहीं मत करो, और सुपर ईगो बोलता है नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है, ठीक है, नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है। ईद क्या होता है, बुरे काम करवाता है, हमसे बुरे काम करवाता है ईद। और ईगो बोलता है कि नहीं अच्छे काम करो। और सुपर ईगो तो क्या है, पूरा नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है। ये हमारे अंदर पाए जाते हैं 3, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इसका भी जो है वह दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है। अगला दिखता है आपका साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी साइको सोशल यानी मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था आपका, यह दिया था एरिक एरिक्सन ने। साइको सोशल है यहाँ पे, सॉरी, साइको सोशल है। सेक्सुअल किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और सोशल किसने दिया है आपका, एरिक एरिक्सन ने दिया है। केवल आप नाम याद रखेंगे आपका। अगला मैंने आपको पेपर में देखा था, आपका जो है मोटिवेशन पे भी आपका प्रश्न पूछे गए, यानी अभिप्रेरणा पे प्रश्न पूछे गए हैं आपका। तो सबसे पहले हम बोलते हैं अभिप्रेरणा, सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हमें क्या होती है, नीड होती है, आवश्यकता होती है, फिर ड्राइव होता है, फिर इंसेंटिव होता है, फिर मोटिव होता है। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड मोटिव, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक, ये सब हमारे सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन होते हैं 4। सबसे पहले हमें नीड होगी, तभी तो हम कुछ कार्य करेंगे। फिर हमारे अंदर एक ड्राइव होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। फिर हम उसके लिए मेहनत करेंगे, इंसेंटिव, उद्दीपन करेंगे। फिर क्या होंगे, हम मोटिवेट होंगे। तो ये 4 होते हैं स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है।
अगला देखते हैं आपका टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन। ठीक है, तो आंतरिक मोटिवेशन आपको पता होगा, आपके प्रश्न पूछा गया है कि आंतरिक मोटिवेशन कब होता है, कि बच्चा जो है जब खुद से कार्य करता है तो उसे हम आंतरिक मोटिवेशन बोलते हैं। और बाह्य मोटिवेशन केवल जब हम उसे बोलते हैं कि पुरस्कार के लिए उसे बोलेंगे तो वह होता है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला आता है आपका, ये आपको मैंने इसमें डाला है आपका मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड, यानी आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत क्या कहता है आपका, कि ये आपका 5 चरणों में डिवाइड है। मैस्लो मैस्लो की थ्योरी, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। मैस्लो की थ्योरी सबसे पहले ये नीचे से ऊपर की ओर शुरू होता है, नीचे से ऊपर की ओर शुरू होता है। नीड यानी आवश्यकता, सबसे पहले इंसान को क्या आवश्यकता रहती है, साइकोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक ज़रूरत। ठीक है, शारीरिक ज़रूरत में क्या आ गया आपके, जैसे आपको खाना हो गया, खाना पीना ये सब आपके क्या हो गए, शारीरिक ज़रूरत में हो गए। फिर उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, यानी सुरक्षा में क्या आ जाता है, घर बनाता है वो अपना। ठीक है, फिर लव बिलोंगिंग्स, यानी फिर उसको संबंध बनाना पड़ता है। ठीक है, प्यार वगैरह ये सब इस अवस्था में आता है। ठीक है, अगला आता है उसका एक्सट्रीम नीड्स, यानी आत्मसम्मान चाहिए उसको। अब वह क्या तलाश में रहता है, आत्मसम्मान की तलाश में रहता है। फिर लास्ट में उसे क्या होता है कि ये सब दुनिया बेकार है, अब उसे आत्म अनुभूति चाहिए, यानी ईश्वर की शरण में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 5 अवस्थाएं होती है। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न पूछेगा तो ये दिया था आपको मैस्लो ने। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल नीड, यानी शारीरिक जरूरत होती है इंसान की। फिर उसको सुरक्षा चाहिए, फिर उसको संबंध बनाना है, फिर उसको आत्मसम्मान चाहिए सोसाइटी में, फिर उसको क्या होती है, आत्म अनुभूति होती है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है। यह केवल यह पूरा एक उसमें किस में रहता है आपका, ये सॉरी ये पूरा क्या रहता है आपका, एक मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा एक ट्राइंगल में रहता है, एक ट्राइंगल में रहता है। और ये उसकी स्टेजें रहती है, इस प्रकार से स्टेज बटी रहती है। ठीक है, ऐसा ही आपका मैस्लो का एक ट्राइंगल होता है। हायरार्की इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक के बाद एक इसमें स्टेज आती है। ठीक है, तो आपको डीप में नहीं जाना है, केवल आप ऊपर ऊपर देखेंगे कि मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था, और कौन कौन की स्टेजें हैं इतना आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला मैंने आपको डाला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला क्या है आपका, ये भी आप एक नज़र देख लीजिएगा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहते हैं हम। फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं विलियम वुंट को। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहते हैं हम विलियम, सॉरी यहाँ पे जो है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहते हैं आपका विलियम जेम्स को। फादर ऑफ साइको एनालिसिस अभी पढ़ा आपने, सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद जो है जेबी वॉटसन है। और कभी कभी आपका स्किनर भी दिया जाता है, तो आप ये मत कर देना कि स्किनर नहीं है आपका। बिहेवियरिज्म जो है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के पिता कौन है, वो है आपका जेबी वॉटसन है। फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म जो है वह कौन है आपका, वर्दमियर हैं, वर्दमियर हैं। गेस्टाल्ट वादी जो हैं वह कौन है, वर्दमियर हैं। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म जो है वह है अब्राहम मैस्लो। ये मैस्लो आपका पूछा भी गया था। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, मैंने जो पढ़ाया आपको, ठीक है, वह क्या है, वही हैं आपके अब्राहम मैस्लो, जिनका क्या है आवश्यकता का सिद्धांत है, यानी फादर ऑफ ह्यूमनिज्म अब्राहम मैस्लो, गेस्टाल्टिज्म वर्दमेयर, बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड है आपका, अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स, और साइकोलॉजी जो है विलियम वुंट। ठीक है, अगला अगला आता है आपका थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है, दो टाइप की थ्योरी होती है, टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। ठीक है, अब इसका भी बहुत डिटेल में है, लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न पूछा गया था कि टैट क्या होता है, कैट क्या होता है, तो वह मैंने इसमें तभी डाला है। ठीक है, तो दो टाइप की थ्योरी होती है, टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। इनके अंदर बहुत सी थ्योरी होती है आपकी, शेल्डन की थ्योरी, क्रैशमर की थ्योरी। ठीक है, वो बहुत डीप चल जाएगा। ठीक है, टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी में आपका ध्यान में रखना आपको, फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी, ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी कौन है, तो वो है आपका एल्पोर्ट को हम फादर ऑफ ट्रेड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा मैंने कुछ और डाला इसमें यहाँ पे कि 16 पीएफ थ्योरी, 16 पर्सनैलिटी की थ्योरी अगर पूछा जाएगा किसने दी थी, तो यह दी थी कैटल ने। कैटल ने क्या दी थी, 16 पर्सनैलिटी की थ्योरी बताई थी। ठीक है, आपको पूछा जाएगा 16 पीएफ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी किसने दी थी, यानी व्यक्तित्व के 16 पीएफ थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी आपकी कैटल ने। अगला आता है, अब आप जो है पर्सनैलिटी को किस प्रकार से नापोगे, उसके लिए हम टेस्ट करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे नापनी है आपको। तो एक आता है आपका रॉसर्ड्स इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको बहुत सारे आपको कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब इंक से जैसे इंक फेंका गया, उसमें कार्ड दिखाए गए, तो आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से आपको लिखना है उसमें। ठीक है, यानी टोटल इसमें इसको सबसे पहले दिया किसने था, इसको दिया था हरमन रोशर ने, उन्हीं के नाम पे ये रोशर इंक ब्लॉक टेस्ट हुआ था। और इसमें टोटल 10 इमेज बताई जाती हैं, जिसमें
5 जो होती हैं ब्लैंक होती हैं, इस प्रकार से 2 आपकी ब्लैक एंड वाइट होती हैं, 3 आपकी कलरफुल होती हैं। ये आपका इस प्रकार से रहता है, इतना डीप नहीं जाना आपको, केवल आपको याद रखना है इसमें टोटल 10 इमेजें रहती हैं और आपको बताना है कि आपको क्या दिख रहा है उसमें। तो इस प्रकार से साइकोलॉजिस्ट आपका जो है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का टेस्ट करता है, ठीक है। ये आपका पूछा गया है आपका थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट यानी TAT बोलते हैं इसे हम। ये किसने दिया था? मॉर्गन एंड मुर्रे। मॉर्गन एंड मुर्रे ने क्या दिया था आपका? टेट दिया था, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसमें टोटल कितने होते हैं? 31 टोटल कार्ड होते हैं और यह केवल क्या होता है? वयस्क यानी एडल्ट के लिए होता है ये टेस्ट, ठीक है। बच्चों के लिए आपका होता है CAT, बच्चों के लिए होता है कैट। इसके बाद पढ़ेंगे हम, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी आपका एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है। ये व्यक्तित्व जो जो आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं वो व्यक्ति किस प्रकार जानते हैं उसके लिए टेस्ट होता है TAT, ठीक है। और यह किसने दिया था? आपको ये रखना है केवल मुर्रे एंड मॉर्गन या फिर मॉर्गन एंड मुर्रे। अगला आता है आपका चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट यानी कैट जिसे हम बोलते हैं। चाइल्ड से आपको याद रखना ये बच्चे के लिए है। यह किसने दिया था आपका? डॉक्टर लियोपार्ड बेलेक एंड सोनिया बेलेक। केवल आपको ध्यान में रखना है बेलेक। तो बेलेक ने क्या है आपका? कैट दिया था यानी चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है? एनुअल फिगर आर यूज्ड एंड दिस टेस्ट इज यूज फॉर द चाइल्ड ओनली। यानी ये केवल बच्चों के लिए ये टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है? जानवरों की पिक्चर बच्चों को दिखाई जाती है और फिर इसमें बच्चे अपने मन से क्या कहानी बनाते हैं, क्या वो लिखते हैं, वो देखा जाता है। तो इस प्रकार से उनके व्यक्तित्व हम क्या है? मापते हैं। यानी ये आपका हो जाएगा। आपको केवल याद रखना है कि चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट किसने दिया था? आपका बेलेक ने दिया था, बेलेक ने। इसमें टोटल कितने? इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। 10 फिगर चित्र यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये क्लास? ज़रूर कमेंट करें। तो बहुत मेहनत लगी है, मैं कल से आपको एक कंटेंट ढूंढ रहा था क्योंकि जब मैंने आपका पेपर देखा उसमें आपके ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। होप दैट आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें भी एक गुरु दक्षिणा मिलेगी जो हमने काम किया है उसके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।